बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उस कहानी का नाम है चांद तन्हा नहीं और राइटर का नाम है लुबना गज़ल। तो आइए शुरू करते हैं। शफ़ो आपा 3 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रही थी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनकी आमद के तस्वर से ही सबने अपनी अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं। वो किसी भी दिन आ सकती थी। उन्होंने अपनी आमद की इत्तला चंद दिन पहले दी थी, लेकिन वक्त और दिन नहीं लिखा था। शायद वो अचानक उन्हें खुशी देना चाहती थी। अम्मी जान घर में हर वक्त छोटी लड़कियों को सफाई का हुक्म देती रहती थीं। उर्फ़ी को तरह तरह की चीज़ें मंगाने को भेजती थीं। अब्बा जी का कमरा खुद साफ़ करके आती थीं और उन्हें आते जाते साफ़ सुथरे कपड़े पहने रहने की ताकीद करती थीं। और फिर सब घर के अफराद मिलकर उनका इंतज़ार करते थे। अरे सलमा, रात को मटर पुलाव पका लेना, शफ़ो को बहुत पसंद है। पता नहीं परदेस में किस किस्म का खाना मिलता होगा। अम्मी जान बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही थी। अम्मी, आप रोज़ ही आपा की पसंद की कोई ना कोई चीज़ पकवाती हैं और रोज़ ज़ाया चली जाती है। सलमा ने उस रोज़ तंग आकर कह ही दिया। और क्या अम्मी, आपा जाने कब आएंगी? रोज़ इंतज़ार करते हैं। नजमा ने भी उनके इंतज़ार से उकता कर कहा। उसे सीट नहीं मिल रही होगी, बस इसी महीने में आ जाएगी। 3-4 दिन तो रह गए हैं इस महीने के ख़त्म होने में। अम्मी जान का इश्तियाक बढ़ गया था। मैं तो आज अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। आज आपके साथ बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकता। उर्फ़ी ने भी जवाब दिया। अरे मुझे गुलाब जामुन ला कर दे जा, क्या पता आज शफ़ो आ जाए। उनकी आंखें उम्मीद से भर गईं और दरवाजे को तकने लगी। अम्मी, आप रोज़ ही कोई ना कोई मिठाई मंगवा कर रखती हैं, क्या फ़ायदा होता है? उल्टा पैसा ही ज़ाया होता है। उर्फ़ी बोला। बकवास ना करो उर्फ़ी, पैसा भी तो उसका है। तुम अभी इस काबिल ही कहाँ हो कि इस घर को संभाल सको। वो अकेली इस घर को संभाल रही है, इतना पैसा भेजती है, तो क्या मैं उसके लिए इतना भी ना करूं? 3 साल बाद वापस आ रही है। अम्मी ने उर्फ़ी को डांट दिया तो वो चुप हो गया। शायद इस बात का एहसास हो गया था कि वाकई शफ़ो आपा उनके लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। उर्फ़ी भैया, आप मिठाई ले आएँ तो अच्छा है। अगर आज भी आपा नहीं आई तो हम खा लेंगे। गुलाब जामुन तो मुझे भी बहुत पसंद है, सबसे छोटी सादिया ने कहा। चुप करो तुम और जाकर अपना होमवर्क करो। सलमा ने उसे अंदर भगा दिया। शफ़ो आपा के बाद वही तो इस घर की बड़ी थी, छोटे बहन भाइयों पर रोब डाला करती थी। अम्मी, सुना है जो कोई बाहर से आता है वो बहुत सी चीज़ें लेकर आता है। नजमा के दिल में नई नई चीज़ों का शौक़ जाग उठा था। हाँ, पड़ोस के आबिद भाई 1 साल लगाकर ही आए थे तो उन्होंने अपना घर भर दिया था। सलमा का भी शौक़ भड़का। मैंने तो आपा को लिखा था वो मेरे लिए कैमरा ज़रूर लेकर आएंगी। उर्फ़ी को अपनी फरमाइश याद आ गई। और मैंने भी तो बातें करने वाली गुड़िया का लिखवाया था आपा को। सादिया फिर कमरे से निकल आई। अम्मी, आपा आपके लिए साड़ियाँ ज़रूर लाएंगी। सलमा ने अम्मी के शौक़ को भी हवा दी तो अम्मी के होंठों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने तो आपा को बस कपड़ों और मेकअप के सामान का लिखा था, नजमा बोली। मैंने उनसे कोई फरमाइश नहीं की, जो वो अपनी खुशी से लाएं मैं ले लूँगी। सलमा ने नहायत सादतमंदी से कहा। अरे सलमा बेटी, तुमने मेरी व्हील चेयर के बारे में भी लिखा था। शफ़ो को अब्बा भी अपने कमरे से बैसाखी की खटखट के साथ बाहर आ गए। लिख दिया था अब्बा, अब इन बैसाखियों में भी दम नहीं रहा। मेरी तरह ये भी कमज़ोर और बूढ़ी हो गई हैं। वो एक कोने में बैसाखियाँ रखकर तख्त पर आ बैठे तो अम्मी एक आह भर कर उठ गईं। बेचारी 3 साल से सबके लिए पिस रही है। वो अंदर चली गईं तो सभी अपने अपने कामों के लिए बिखर गए। सभी हर गुजरने वाले दिन के साथ अपनी अपनी उम्मीदों को भी सुला देते थे और फिर नए दिन के साथ उनके सारे अरमान जाग उठते थे। आज भी वो इसी किस्म की बातें कर रहे थे। अम्मी जान कुछ बेचैन हो गई थी। रात भर उन्हें ठीक तरह से नींद भी नहीं आ सकी। सबकी फरमाइशें उनके कानों में उतर रही थीं। खुशी और उम्मीदों से जगमगाते चेहरे उनकी निगाहों के सामने नाचते रहे थे। तूने अपने बहन भाई की खुशियों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है शफ़ो। उनकी आंखों के ख्वाबों का भरम रखने के लिए तूने अपनी नींदें हराम कर ली हैं शफ़ो। पता नहीं तूने अपने लिए भी कुछ बनाया होगा या नहीं। ये ख्याल आते ही उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू रवां हो गए। उनके एक एक आंसू में गुजरे हुए दिन की धुंधलाहट मौजूद थी। गुर्बत के मारे हुए इस घर में
एक इज्जत के सिवा शौकत साहब के पास कुछ ना था। उनकी ज़िंदगी भर की कमाई यही एक 3 कमरों का घर था। मकान तो बना लिया था मगर अभी इसका कर्ज बाकी था। नौकरी भी पास ना थी कि अच्छी खासी तनख्वाह घर में आती, और अब तो उन्हें रिटायरमेंट भी मिलने वाला था। घर में उनके अलावा 5 बच्चे और एक बीवी थी। इतने बड़े घराने के वो वाहिद कफील जो थे। शफ़ो सबसे बड़ी थी, जिसे उन्होंने बीए करवा दिया था। शफ़ो और सलमा की उम्रों में 10 साल का फ़र्क था। जब शफ़ो ने बीए किया, सलमा बहुत छोटी थी। अभी तो और 3 छोटे बच्चे थे जो मुख्तसर वक्फ़ों के बाद इस दुनिया में आ गए थे। घर के अखराजात और महंगाई का मुकाबला अब्बा तन्हा नहीं कर सकते थे, इसलिए शफ़ो ने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस कर ली। अब्बा से इजाज़त लेना एक मुश्किल काम था, मगर घर के हालात देखते हुए उन्हें इजाज़त देना ही पड़ी। बेटी, तुम इस घर की बड़ी बहन हो, मेरे बाद तुम ही हो। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें जल्द अज जल्द रुखसत करने की कोशिश करूँगा, मगर मुझे माफ़ कर देना। बेटी, मैं अभी ये फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकता। तुम तो इस घर में अमानत हो। दुआ करो बेटी, खुदा मुझ में इतनी ताकत दे कि इस अमानत की अच्छी तरह हिफाजत कर सकूं। अब्बा जी का हाथ शफ़ो आपा के सर पर कांप गया और आवाज़ आंसुओं का बोझ ना सहार सकी। अब्बा जी, मैं इस घर का सतून हूँ। मैं ही अगर इस छत के साए से जुदा हो गई तो दीवारें कहीं गिर ना जाएं। आपने इस घर को बड़ी मेहनत से बनाया है, मैं आपकी मेहनत रायगा ना होने दूंगी। शफ़ो आपा ने उनके सारे आंसू समेट लिए। मैं तुम्हें खुदा की हिफाजत में देता हूँ बेटी। वो मुँह छुपाकर अंदर चले गए। दूसरे दिन वो एक मकामी स्कूल में पढ़ाने जाने लगी थी। अब्बा जी की रिटायरमेंट के दिन करीब थे। उनकी पेंशन इतनी न थी कि घर के अखराजात पूरे हो सकते। उनकी तनख्वाह में ही मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। अब तो इतने नफूस का साथ था जिनकी सांसों के लिए अब शफ़ो आपा को भी जीना था। जिस दिन अब्बा जी रिटायरमेंट का लेटर साथ लेकर घर आ गए, घर में जैसे सफ़े मातम सी बिछ गई। दरो दीवार से मुफलसी सर झांकने लगी थी। बेबसी चेहरों से छलक रही थी। आंखें उम्मीदों से खाली थीं। इन ख्वाब ओढ़ कर सोने वाली आंखों में आंसू आने को थे कि शफ़ो आपा ने अपना दामन फैला दिया। मैं तुम्हारे आंसू नहीं गिरने दूंगी, मैं अपना दामन फैला दूंगी। मैं तुम्हारी आंखों के ख्वाबों को मुरझाने नहीं दूंगी। शफ़ो आपा ने सलमा, नजमा और उर्फ़ी को अपने साथ लिपटा लिया था। बेटी, मुझे माफ़ कर देना। अब्बा जी बहुत शर्मिंदा थे। अब्बा जी, आप किसी किस्म की फ़िक्र ना करें, अभी मैं ज़िंदा हूँ। इनकी तसल्लियाँ ही सबको ज़िंदा रखे हुए थीं। अम्मी जान भी उनके साथ मेहनत कर रही थीं। मोहल्ले भर के लोगों के कपड़े सीती थीं। शफ़ो स्कूल से आने के बाद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अब्बा भी कोई ना कोई काम करते रहते थे। यूँ ज़िंदगी की गाड़ी फिर चल निकली थी। खुदा ने उनका रिज़्क बंद नहीं किया था, बल्कि और दरवाजे खोल दिए थे। शफ़ो ने उनमें से किसी के ख्वाब मुरझाने नहीं दिए थे। उर्फ़ी को बड़ा आदमी बनाने का ख्वाब उसकी आंखों में मचल रहा था, इसीलिए वो ज़्यादा मेहनत कर रही थी। खुदा उसकी मेहनतों का सिला भी दे रहा था। उर्फ़ी ज़हीन था, हर क्लास में अव्वल आता था। वो उसे देखकर बहुत खुश होती थी, मगर लगता था कि अभी उसके इम्तिहान और बाकी हैं। आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई थीं। एक और कारी ज़रब लगी। उस दिन अब्बा अपनी पेंशन की रकम लेकर आ रहे थे कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गए, और इस हादसे ने उन सब की ज़िंदगी ही तो हला कर रखती थी। अब्बा जी की दोनों टांगें इस हादसे में ज़ाया हो गई थी। ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी। घर में एकदम फिर मायूसी छा गई थी। उसने कितनी मुश्किल से इस घर को आंधियों की नज़र होने से बचाया था। अब्बा जी की दोनों टांगें बुरी तरह मुतासिर हुई थीं। ऑपरेशन के ज़रिए टांगें काट देना ज़रूरी थी। दूसरी सूरत में उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था। अब्बा जी इस घर की छत थे, और शफ़ो कैसे इस छत को गिरने देती। अम्मी ने उनके लिए एक सोने का सेट महफूज कर रखा था। ज़िंदगी के तल्ख़ हालात की नज़र कुछ ना कुछ ज़ेवर होता रहा था, लेकिन उन्होंने एक सेट तो किसी न किसी तरह रख लिया था कि शफ़ो के काम आएगा। लेकिन वो अब शफ़ो की अमानत ना रहा था। अम्मी, अब्बा की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, आप वो सेट बेच दें। बेटी, हमारे पास तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस वही है एक अमानत। अम्मी जान रो पड़ी। अम्मी, हमारी ज़िंदगी भी अब्बा जी को लग जाए, आप क्यों फ़िक्र करते हैं? अब मुझे सलमा और नजमा के लिए सोचना है। आप वो सेट बेच दें। खुदा सलमा और नजमा की किस्मत अच्छी करे, उन्हें और मिल जाएंगे। इस घर को बचाने के लिए, साहिबान के लिए एक बार फिर शफ़ो को खुशियों की कुर्बानी देना पड़ी, और उसकी आखिरी अमानत भी ख़त्म हो गई। अब्बा जी को नहीं बताया था, लेकिन वो समझ गए थे। बेटी, मुझे बचाने के लिए तुम कब तक
अपनी खुशियाँ बेचती रहोगी। अब्बा जी, आपकी ज़िंदगी हमारी खुशियों से ज़्यादा कीमती है। आपने सारी उम्र हमें पाला पोसा है, क्या हम इतना सा भी नहीं कर सकते? हमें शर्मिंदा ना करें। बस मैं ये चाहती हूँ कि सलमा और नजमा अपने घर की हो जाएं और उर्फ़ी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगर मेरी कुर्बानियों से सबको खुशियाँ मिल जाएंगी तो मैं आसानी से मर सकूँगी। उसकी इतनी बड़ी बात के सामने अब्बा जी खामोश हो गए थे और यूँ भी अब वो बेबस थे। अम्मी जान ने बहुत ज़ोर लगाया कि वो शादी करे, मगर उसकी ना हाँ में नहीं बदली। वो सलमा के लिए कोशिश कर रही थी। अब तो उसकी अपनी उम्र ख्वाबों की दहलीज से गुजर रही थी। ज़माने गुजर चुके थे, अब आंखें सिर्फ एक ही सपना ओढ़ कर सोया करती थी। अब तो उसकी आंखों के सारे मुरझाए हुए ख्वाबों की राख में कोई चिंगारी ना सुलग रही थी। इसलिए उसने मुकम्मल तौर पर अपना ख्याल छोड़कर सलमा के लिए सोचना शुरू कर दिया था। सलमा के लिए एक दो रिश्ते आए, मगर इस घर की मुफलिसी देकर वापस लौट गए। शफ़ो के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त हुआ जा रहा था। अम्मी, यहाँ रहकर तो कुछ भी हाथ ना आएगा। आजकल तो लड़कियाँ भी बाहर के मुल्कों में जाकर मुलाजमत कर रही हैं। आप मुझे इजाज़त दे दें, फिर देखिएगा घर की हालत। शफ़ो ने बहुत उम्मीद के साथ कहा। मगर तुम बाहर जाओगी कैसे? इतनी रकम है तुम्हारे पास? अम्मी भी घर के हालात से शिकस्त खा गई थीं, इसलिए शफ़ो को मना भी ना कर सकती थीं। मेरी एक सहेली है, उसके असर और रसूख वाले आदमी हैं, उन्होंने ही मुझसे बात की है। सऊदीया में कई पाकिस्तानी स्कूल हैं, वहाँ के लिए टीचरों की ज़रूरत है, वो मुझे वहाँ भिजवा देंगे। तुम अपने अब्बा से पूछ लो। अम्मी तो पत्थर हो चुकी थीं। शफ़ो ने अब्बा जी से पूछा तो वो इनकार ना कर सके। इतने बेबस थे कि अब उनके इख्तियार में तकदीर ने कोई फ़ैसला भी ना रखा था। उन्होंने खामोशी से सर झुका लिया। उसकी सहेली निघत के वालिद ने उसका सारा काम करवा दिया था। कुछ रकम उसने जमा कर रखी थी, कुछ स्कूल की नौकरी छोड़ने से मिल गई और अम्मी जान ने अपनी 2 आखिरी चूड़ियाँ भी बेच दीं। यूँ वो अपनी सब कश्तियाँ जलाकर वापसी के सारे रास्ते मसदूद करके अपनी नई मंजिल की तरफ चली गई, जहाँ मेहनत थी मगर मेहनत का भारी मुआवजा भी तो मिलता था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जाते ही उसे नौकरी मिल गई। पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह थी। उसने पहली तनख्वाह में से थोड़ी सी रकम बचाकर बाकी सब अम्मी के नाम भेज दी और यूँ 3 साल से वो अच्छी खासी रकम भेज रही थी। घर के हालात उसके खतूत से पता चलते रहते थे। सलमा का रिश्ता पहले इसलिए लौट जाता था कि घर में गुर्बत थी। अब घर के हालात बेहतर हुए तो उसकी मंगनी अच्छी जगह हो गई। अब अनकरीब शादी भी होने वाली थी। नजमा का भी रिश्ता तय हो चुका था। जब वो गई थी तो उर्फ़ी इंजीनियरिंग के पहले साल में था, अब वो आखिरी साल में था। उसकी सारी मेहनत वसूल हो गई थी। सब अपने अपने ठिकाने पर पहुंच गए थे। सबको मंजिल पर लाकर तुम खुद भटक रही हो शफ़ो। अब आओगी तो मैं जाने ना दूंगी। आंखों आंखों में रात काट कर शफ़ो आपा को याद करके अम्मी बहुत दुखी हो गई थी। दूसरी सुबह भी वो बहुत उदास थीं। इस घर के लिए शफ़ो की कुर्बानियाँ याद करके वो बहुत बेचैन हो गई थी। शाम तक उन्होंने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा था। अजीब तरह की एक बेकरारी उनके वजूद में उतर रही थी और फिर इस बेकरारी का जवाब भी उन्हें मिल गया। सुबह से दरवाजे पर जिस दस्तक का वो इंतज़ार कर रही थी, आखिर किसी ने दस्तक दे ही डाली। इत्तेफाक से सभी घर पर थे। अरे उर्फ़ी, देखो तो कौन आया है, कहीं शफ़ो ना हो। आज सुबह से मेरा दिल बहुत बेचैन है। अम्मी ने उर्फ़ी को आवाज़ लगाई तो उर्फ़ी दौड़कर दरवाज़ा खोलने भागा और दरवाज़ा खोलते ही उन सब के अरमान जाग उठे। अरे शफ़ो आपा, वो एक तेज़ आवाज़ के साथ उनसे लिपट गया। अम्मी, शफ़ो आपा आई हैं, वो वहीं से चिल्लाया। अरे शफ़ो आपा, सभी लपके। शफ़ो बेटी। अम्मी भी तेज़ी से भागी। अरे मेरी शफ़ो बेटी आ गई है, कोई मुझे भी तो लेकर जाए। अब्बा जी बैसाखियों को संभालते डगमगाते बाहर आ गए। सबकी झुरमट में शफ़ो आपा अंदर आ गईं। इन 3 सालों में वो बहुत कमज़ोर सी लग रही थी, मगर घर आने की खुशी में वो खासी ताज़ा लग रही थी। सबके चेहरों पर बरसती खुशियाँ देखकर उन्हें कितना इत्मीनान हुआ था। अम्मी तो उन्हें लिपटा कर बलाएं ले रही थीं। सलमा, नजमा और सादिया उनके दाएं बाएं चहके जा रही थी। उर्फ़ी उनका सामान अंदर लाया था। बड़े बड़े अटैची केस थे और कई कार्टन। अब्बा जी को बैसाखी के सहारे आते देखकर उनके दिल पर चोट सी लगी। वो तेज़ी से लपकी और उन्हें थाम लिया। मैंने आपके लिए व्हील चेयर बुक करवाई है, चंद दिनों में पहुंचने वाली है। बेटी तुम आराम कर लो, फिर बातें करना। अम्मी ने फ़ौरन ही अपनी ममता उसके लिए निछावर कर दी।
अम्मी, आप सबके चेहरे देखकर ही मेरी थकन दूर हो गई है। मैं तो आप लोगों से ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, आप लोगों को सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने एक अटैची केस अपनी तरफ घसीटा। बेटी, पहले अपना घर तो देख लो जिस पर तुमने इतनी मेहनत की है। अब्बा जी बोले तो उसे एहसास हुआ कि उन लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि घर की हालत कितनी अच्छी है। फिर भी उनकी खुशी के लिए वो उठ खड़ी हुई। घर की हालत वाकई बदल चुकी थी। दीवारों पर नया रंग रोगन था, खूबसूरत सीनरियाँ और तस्वीरें लगी हुई थीं। ड्राइंग रूम में चंद पुरानी कुर्सियाँ गायब थीं और दरियाँ, नया सोफ़ा सेट और एक छोटा सा कालीन बिछा हुआ था। खूबसूरत पर्दे लटक रहे थे, डेकोरेशन पीस, सभी चीज़ों से लग रहा था कि उनकी माली हालत अच्छी हो गई है। दूसरे दोनों कमरों में भी नए बेड आ गए थे। सादिया, नजमा और सलमा के कमरे में ड्रेसिंग टेबल और अलमारी भी नई थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत सा मेकअप का सामान लाई हूँ नजमा, उसने ड्रेसिंग टेबल पर चंद क्यूटिक्स और लिपस्टिक्स देखकर कहा। हाँ अब्बा, वो सारा सामान मैं इस पर सजा दूंगी, नजमा खुश होकर बोली। सारे घर का जायज़ा लेकर वो फिर आ गई। आंगन में बहुत से गमले रखे थे जिनमें बहार आई हुई थी। तुम लोगों ने घर की हालत तो बहुत अच्छी कर ली है, ये सब आपकी मेहनतों का नतीजा है आपा। बस आप बाहर नहीं जाएंगी। नहीं उर्फी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे तो जाना है, वो बोली। अरे अभी आई हो और अभी जाने का नाम ले रही हो, अम्मी ने शिकवा किया। अम्मी फ़िक्र ना करें, सलमा की शादी में शिरकत करके जाऊंगी, उसने इत्मीनान दिलाया। आपा, आप मेरे लिए कैमरा लाई हैं ना? उर्फ़ी अपने मतलब की बात पर आ गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसने अपना बैग खोला, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें खोल कर दिखाईं। अब्बा जी, ये आपके लिए कमीज़ और सूट का कपड़ा है, अब जल्दी से सिलवा लीजिएगा। अम्मी, आपके लिए साड़ियाँ हैं, इस बैग में नजमा, सलमा और सादिया के लिए कपड़े हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। सलमा के ससुराल वाले क्या याद करेंगे, सारा बाहर का जहेज़ है, उसने खुश होकर बताया। आपा, आप रंगीन टीवी भी लाई हैं ना? उर्फ़ी ने पास पड़े कार्टन को घूरा। हाँ, रंगीन टीवी और वॉशिंग मशीन तो मैं साथ ले आई हूँ, टेप रिकॉर्डर भी साथ ही है, बाकी फ्रिज, ओवन और आपकी व्हील चेयर मैंने बुक करवा ली है, बस वो भी चंद दिनों में पहुँच जाएंगे। ड्यूटी तो बहुत लगी होगी, अब्बा जी ने फ़िक्रमंद होकर कहा। मैं सारी ड्यूटी अदा करके आई हूँ, ये चीज़ें बार बार थोड़ी आती हैं। वाकई बेटी, तुमने बहुत हिम्मत की है। बेटी, तुमने पहले क्यों ना लिख दिया कि आज आ रही हो? अकेली एयरपोर्ट पर इतने सामान के साथ परेशान होती फिरी होगी, उर्फ़ी तुम्हें लेने चला जाता। अम्मी, अगर मैं पहले बताती तो इतनी खुशी ना होती। आज अचानक आई हूँ तो आप सबको खुश देखकर मुझे सारे जहान की नेमत मिल गई है। हाँ बेटा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, तुम सब के लिए इतनी चीज़ें लाई हो। अपने लिए भी कुछ लाई हो या नहीं? अम्मी ने पूछा। अपने लिए? वो चौंकी। हाँ बेटी, अपने लिए क्या लाई हो? अब्बा ने भी इसरार किया। अपने लिए जो मैं लाई हूँ वो शायद दुनिया से ख़रीदी नहीं जाती। वो उठकर बाहर गई और थोड़ी ही देर बाद वापस लौटी तो उसकी गोद में एक खूबसूरत सेहतमंद बच्चा था। अपने लिए मैं ये लाई हूँ, उसने इस खूबसूरत बच्चे को अम्मी की तरफ उछाला। शफ़ो, आज बरसों बाद अब्बा जी की आवाज़ में गरज आई थी। बेटी, ये कौन है? किसका बच्चा है? अम्मी के हाथ कांप गए। ये मेरा बच्चा है अम्मी, शफ़ो आपा ने बगैर किसी झिझक के कहा। तो अब्बा जी से रहा ना गया, वो अपनी जगह से उठने लगे, मगर उठने की कोशिश में गिर गए। उर्फ़ी ने जल्दी से उन्हें संभाला। आज उन्हें एहसास हुआ था कि वो माजूर हो गए हैं। कौन है इसका बाप? अम्मी जान की शफ़क़तों में डूबी आवाज़ एकदम तलखी में बदल गई। अंदर आ जाएं आमिर, उसने ज़ोर से आवाज़ दी तो एक पुख्ता उम्र का शख्स अंदर आ गया। शफ़ो आपा उससे लाख दर्जे बेहतर थी। सभी को बहुत अफसोस हुआ। आदाब अम्मी जान। आमिर साहब अम्मी के आगे झुके तो अम्मी का हाथ आमिर के सर पर कांप गया। शफ़ो, वो रो रही थी। अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने वहाँ शादी कर ली है, आप लोगों को बताए बगैर, मगर मैं मजबूर थी। परदेश में औरत तन्हा नहीं रह सकती, इसलिए मुझे ये सहारा तलाश करना पड़ा। शफ़ो आपा बेबसी का इश्तिहार लग रही थी। अब्बा कुछ ना बोले। उन्हें यूँ लग रहा था जैसे अपनी टांगों के साथ साथ वो अपनी ज़ुबान से भी माजूर हो गए हैं। और अम्मी जान ये सोचकर खामोश थी कि परदेश में पैसे के साथ साथ बर भी मिल जाते हैं। डियर लिसनर्स,
उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।